दोस्तों इस वक्त सारे देश की नज़र हरियाणा पर आकर जैसे टिक गई है कि 8 अक्टूबर को, आने वाले 8 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है हरियाणा में। क्या हरियाणा मोदी के हाथ में ही रहेगा या फिर मोदी के हाथ से हरियाणा को राहुल गांधी छीन लेंगे? हु विल विन हरियाणा, बीजेपी कांग्रेस? बिग क्वेश्चन। कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी? अब दोस्तों क्योंकि सवाल बड़ा है आज, तो एक्सपर्ट भी मैं आज खास ही लेकर आया हूँ। योगेंद्र यादव जी, इस देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनावी विश्लेषक, और यहाँ पर उनकी अहमियत इसलिए है क्योंकि वो हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा से ही हैं, इसलिए हरियाणा पर सुनना बेहद ज़रूरी। मैं कहूँगा कि जिसको भी दिलचस्पी है इस नतीजों पे, हरियाणा के नतीजों पे, ही मस्ट लिसन टू मिस्टर यादव। जी हाँ, उनको ज़रूर सुनना चाहिए। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और तमाम कयास लगा रही थी गोदी मीडिया, उस भीड़ के बीच में योगेंद्र यादव जी ने इसी चैनल पर, आपके इसी चैनल पर आकर कहा था, मई में कहा था, काफ़ी पहले, कि मोदी जी 250 सीटों के नीचे जा रहे हैं, 250 सीटों के नीचे जा रहे हैं, 240 पर अटकेंगे। जी हाँ, चुनावी नतीजे आने से काफ़ी समय पहले योगेंद्र जी ने कह दिया था और बात सच्ची साबित हुई। मैं स्वागत करता हूं योगेंद्र यादव जी का, और ये जो इंटरव्यू है इसको आखिर तक देखिएगा। कई चौंकाने वाली बातें आज वो करने जा रहे हैं। कांग्रेस कहाँ खड़ी है, कितनी सीटों तक पहुंच सकती है, बीजेपी के क्या चांसेस हैं, क्या बीजेपी 25 पर ही अटकी रहेगी या ऊपर नीचे हो सकती है, और आखिरी 3-4 दिन में क्या मोदी इस चुनाव को पलट सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कोई करिश्मा हो सकता है। बहुत कुछ वो बताने जा रहे हैं। मैं कोई भी बात, कोई भी खुलासा अभी नहीं बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा, और योगेंद्र जी को सुनना वैसे भी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेट्स वॉच मिस्टर यादव, योगेंद्र यादव जी। क्या होने जा रहा है हरियाणा में 8 अक्टूबर को? सुबह सुबह जब हम लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, मशीनें खुलेंगी, 11 बजे तक क्या परिणाम होगा? दीपक भाई, परिणाम क्या होगा ये कहना कठिन है, क्योंकि 3 संभावनाएं। पहली संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है, हवा चलेगी तो मेजॉरिटी आ जाएगी। दूसरी संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है तो अच्छी खासी मेजॉरिटी आ जाएगी। और तीसरी संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, और अगर सुनामी चल रही है तो आपको उल्टा गिनना पड़ेगा कि अच्छा बची कितनी सीटें, कौन-कौन सी सीट बच सकती है। दरअसल इसी के बीच में रेंज है, और ये करने के लिए आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरा गाँव रेवाड़ी के पास है, उस लिहाज से हरियाणा मेरा डोमिसाइल है। लेकिन वो शरद पवार जी वगैरह से जो तुलना आपने कर दी, वो बहुत बड़ी, वो जितना बेहतर जानते हैं, उनके मुकाबले देखिए आप इस तरह के राजनेता। ये आपकी मॉडेस्टी है सर, ये आपकी बड़प्पन है कि आप अपने को बड़ा मानते नहीं हो, दिक्कत ये है आपके साथ। मैं कोशिश करता हूँ पाँव जमीन पे रख। तो ये जानने के लिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है, आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई काला जादू सर्वेक्षण का करने की जरूरत नहीं, सड़क पे घूमिए, आपको साधारण जनता बता देती है। और तो रेंज यही है। तो इसमें एग्जैक्ट सीट कितनी होगी उस फोरकास्ट में तो मैं नहीं जा सकता, इसलिए भी कि पिछली बार आपके साथ कर करा के और इज्जत बचा के और मैंने कहा था कि भैया आगे से ये जबरदस्ती करनी पड़ी लोकसभा चुनाव में, मेरी कोई इच्छा नहीं। लेकिन चूंकि इस देश का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ था इस देश को झूठ पिलाने में, तो आपकी और मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि हम सच बताने की कोशिश करें। तो मेरे को अपना पुराना चोगा पहन के उतरना पड़ा। अब ऐसा करने की कोई ना जरूरत है ना इच्छा, बाकी लोग करेंगे। तो इन तीनों में मतलब कि मेजॉरिटी तो कांग्रेस की आएगी, मेजॉरिटी कितनी आएगी इसके बारे में अनुमान लग सकता है, और इसको बहुत, इस पे मैं अपना मगज नहीं खपाता खामखा इस चीज के बारे में। मैं आ रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मेरा पहला सवाल है, और पहला सवाल जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, हरियाणा को मोदी जी ने 2014 में जीता लोकसभा में, उसके बाद विधानसभा उसी साल उन्होंने जीती और एक रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि हरियाणा में इस तरह की सरकार हो राज्य में कभी सोचा नहीं था बीजेपी ने, अडवाणी और वाजपेयी ने भी नहीं सोचा था। तो एक कीर्तिमान स्थापित मोदी करते गए 2014 में लोकसभा में, और फिर उसके बाद विधानसभा में, फिर 19 में भी हमने वही नतीजे देखे, और 10 साल की सरकार उन्होंने हरियाणा में दी जो अब खत्म होने वाली। क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि भाई हरियाणा 14 में भी जीता, 19 में भी जीता, फिर जीत लेंगे, इसमें क्या है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, या मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जैसे मुख्यमंत्री को बनाकर गलती की? क्या गलतियां आपको लगती, कुछ बताएंगे आप? 2-3 गलतियां जो हो गई, तो ऐसा क्या हो गया इन 4-5 महीनों में कि 10 साल वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा? दीपक भाई, चुनाव विश्लेषण में एक हमारी अमूमन गलती होती है कि हम मानते हैं कि चुनाव आखिरी 2-4-5 महीने में जीते हारे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये जो आपने इंपॉर्टेंट इतिहास बताया, उस इतिहास में ही कुंजी छुपी है। ये बात बिल्कुल सही है, 2014 से पहले बीजेपी हरियाणा की नंबर 2 पार्टी भी नहीं हुआ करती थी। नंबर 3-4 पे उसका नंबर आया करता था। बीजेपी को लोग हँसी मजाक में जीटी रोड वाली पार्टी बोला करते थे।
यानी कि हरियाणा का अपेक्षाकृत शहरी, अपेक्षाकृत अगड़ा और अपेक्षाकृत पंजाबी समुदाय जहाँ रहता है, वहाँ की बीजेपी पार्टी हुआ। इस लिहाज से 2014 की सफलता बिल्कुल अप्रत्याशित थी, बहुत ऐतिहासिक थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन 2019 की कहानी वो नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बेशक बीजेपी ने अपनी सफलता को दोहराया, 10 की 10 सीट इस बार की, पिछली बार 9 थी। 2019 में तो 10 सीट ले ली बीजेपी 10 सीट। ने। लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते मामला पलट गया। बीजेपी को जिसे 58% वोट आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आते-आते उसके वोट 38% रह गए और विधानसभा चुनाव में लगभग 80 सीटों पे बढ़त बनाने वाली लोकसभा चुनाव में 80 हलकों में बढ़त बनाने वाली बीजेपी विधानसभा में केवल 40 सीट पे सिमट के रह गई। तो मेजॉरिटी नहीं थी पिछली बार बीजेपी। वो तो आखिर में चोर दरवाजे से वो जननायक पार्टी जेजेपी। जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी जिसने बीजेपी का घोर विरोध करते हुए किसानों के बीच सीटें जीती थी, उसने ओवरनाइट पलटी मारते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो पहली बात याद रखने की ये कि बीजेपी की दूसरी सरकार का जन्म ही धोखे से हुआ और ओके। इसके लिए हरियाणा की जनता ने उसे माफ नहीं किया। आज जो दुष्यंत चौटाला की स्थिति है, आप देखिए दुष्यंत चौटाला किस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं। आज ही उनका इंटरव्यू छपा है, जिसमें वो लगभग कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं कि न, 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 किसान आंदोलन का विरोध करना मेरी गलती थी, उस समय बीजेपी के साथ रहना मेरी गलती थी। तो ये जो तो इस सरकार दूसरी सरकार का जन्म ही धोखे में हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए जो बीजेपी को सेकंड टर्म मिली, वो सेकंड टर्म दरअसल उस टर्म की शुरुआत ही एंटी इनकम्बेंसी से होती है। तो ये जो 2 टर्म हैं, इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि लगभग 1 साल पहले हम ये जान रहे थे कि हरियाणा में मिजाज बदल चुका है। तो पहली बात हमने देखी सरकार की शुरुआत ही इसमें हुई। दूसरी बात ये कि मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्हें हरियाणा का कोई जननेता कहने का आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया है। बीजेपी वाले भी आरोप उन पे नहीं लगाते हैं, जननायक, जननेता उनका। वो आरएसएस के प्रचारक थे, बैकरूम बॉय थे, पीछे से चीज़ों को मैनेज किया करते थे। मोदी जी के नज़दीक थे, जब मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे, उस नाते मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दूसरी टर्म और पहली टर्म में उन्होंने कुछ काम किए जिसके लिए लोग उनको श्रेय भी देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा इम्प्रूव हुआ और दूसरा नौकरियाँ दी गई बिना किसी भ्रष्टाचार के कम से कम एक लोअर लेवल पे कई नौकरियाँ जी। मिली, लोगों को लगा पहली बार कि भई नौकरी ठीक-ठाक मिल रही है। दूसरी टर्म आते-आते अहंकार आ गया, जनता से कटाव बढ़ गया। तो मनोहर लाल खट्टर जी दूसरा कारण मनोहर लाल खट्टर जी का मुख्यमंत्री होना है, जो कि दूसरे टर्म पे बीजेपी के लिए शुद्ध बोझ बनते जा रहे हैं। ओके। रही सही कसर किसान आंदोलन ने पूरी कर दी। जब किसान आंदोलन जी। हुआ और हरियाणा की बीजेपी हर रोज कोई ना कोई किसान को खड़ा कर देती थी और कहती थी किसान नेता ये है, किसान चोर है, किसान खालिस्तानी है, किसान आतंकवादी है। अरे भाई, जिस आंदोलन की गाँव-गाँव में आरती पूजी जा रही है, वो जिसको मतलब महिमा मंडन कर रहे हैं, अगर आप उसको गाली देंगे तो थूक आपके ऊपर आके गिरेगा। तो जी। ये तीसरी तो किसान आंदोलन पूरा होते-होते बीजेपी की हरियाणा में कमर टूट चुकी थी। वो जी। जनता से कट चुकी थी और इस स्थिति को समझते हुए बीजेपी ने एक आखिरी दांव खेला। मनोहर लाल खट्टर जी को हटा के नायब सिंह सैनी जी को लाया। अब इसमें कोई संदेह जी। नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हारने वाली पार्टी का हर दांव गलत था और जीतने वाले का हर दांव सही था, ऐसा होता नहीं है। नायब सिंह सैनी को लाना बीजेपी की तरफ से समझदारी का काम था और नायब सिंह सैनी ने जो थोड़ा-सा समय मिला, उसमें कोशिश की दोबारा एक थोड़ा जनता से कनेक्ट करने की, कुछ थोड़ा बेहतर योजनाएँ लाने की। लेकिन इतना नेगेटिविटी आ चुकी थी कि उसको आप आखिरी 6 महीने में पलट नहीं सकते। तो ओके। बेसिकली ओके। ये उन चुनावों में से एक है, जिनकी घोषणा होने से पहले उसका निर्णय हो चुका था। ओके। अगर एक पॉपुलर मेटाफर में कहूँ, तो किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों ने इस चुनाव का फैसला चुनाव शुरू होने से पहले कर दिया। बिग थिंग आपने कहा कि किसान जिनका आंदोलन था काले कानूनों को लेकर, देन आपने कहा जवान अग्निवीर को लेकर और फिर आपने कहा पहलवान जो हमने फोगाट और इन सब के धरने देखे। बड़ी बात आपने ये कही कि मनोहर लाल खट्टर का जो पहला टेन्योर था उसमें वो थोड़ी बहुत उन्होंने नौकरियां दी, कुछ काम किया, लेकिन सेकंड टेन्योर आते-आते बहुत ज़्यादा घमंड, अभिमान, अहंकार आया और वो उनके डाउनफॉल का कारण बना। मोदी ने भी उस चीज़ को समझा कि हाँ, इनको हटाना ही बीजेपी के लिए बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात योगेंद्र जी बड़ी कह रहे हैं। एक नई बात इन्होंने कही कि चुनाव आखिरी 5 महीने में हारे और जीते नहीं जाते। जहाँ नेक एंड नेक फाइट है वहाँ हो सकता है, लेकिन हरियाणा का चुनाव 5-6 महीने वाला चुनाव नहीं था। इसमें कहीं न कहीं 2019 से दोबारा जब खट्टर साहब बने थे, तभी से जनता मन बना रही थी और जो गलतियाँ होती गईं, किसानों को लेकर, पहलवानों को लेकर, जवानों को लेकर, वो एक जगह आके कंसोलिडेट हो गई। ये योगेंद्र जी कह रहे हैं। योगेंद्र जी मेरी बहुत से पत्रकारों से लगातार बात हो रही है और कोई हिसार से जुड़ता है, कोई रोहतक से जुड़ता है, रोज़ मैं शो भी करता हूँ। एक बात वो कह रहे हैं और मैं उस पर ज़रूर आपसे जवाब चाहूँगा। वो कहते हैं कि 25 से ज़्यादा बीजेपी नहीं जा रही। 90 सीटों वाले हरियाणा में उनका ये कहना है,
कोई कहता है 25 तक पहुंच जाए तो चमत्कार होगा, कोई कहता है 20 तक टिक जाएगी, कोई 15 कह रहा है। 25 से आगे बीजेपी को अभी तक किसी पत्रकार ने टिल नाउ किसी ने 25 के आगे बीजेपी को नहीं कहा। तो क्या आप सहमत हैं कि बीजेपी की जो ताकत है पहले से आधी हो चुकी है और 40 की जगह ये बीजेपी 25-25 के नीचे जा सकती है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आप तो हरियाणा को हथेली की तरह जानते हैं। अ मैं सीटों की भविष्यवाणी में नहीं, पढ़ूँगा मैंने कहा नहीं। जो पत्रकार कह रहे हैं, जितने लोगों से लेकिन मेरी ये बात हो रही जो डेली। मैंने जो 3 बातें कही हैं, या तो हवा है या आँधी है या सुनामी। अब अगर हवा है तब बीजेपी 25 के करीब सीट ले पाएगी और अगर उससे अधिक है तो 25 का सवाल ही नहीं होता है ना? ये हम ओह माय गॉड! देखिए क्या होता है कि ये तो अगर हवा है तब भी जिसका मतलब है कांग्रेस को 50-55 सीट आएगी। अगर आँधी है तो समझ लीजिए 60-65 और अगर सुनामी है तो 70-75 या उसके भी पार। मतलब ये स्थिति है। तो ये बिल्कुल बहुत ही एक तरफ़ा इलेक्शन है उस मायने में। ज़मीन पे कई बार दिखता नहीं है क्योंकि वोटों में फासला कम होता है, सीटों में फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। वोटों में हो सकता है कांग्रेस आज की तारीख में बीजेपी से कोई 8-10% आगे चले। लेकिन जो पार्टी 8% 8 वोट के परसेंटेज वोट और शेयर। हमेशा हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो होते हैं, उसमें खे कुछ ना कुछ वोट टूटते हैं, कटते हैं, इंडिपेंडेंट है, रेबेल है, इनेलो भी लगी है। जजपा तो हो सकता है पूरी तरह खत्म हो जाए, इनेलो एक आधी सीट निकाल लेगी। तो आप ओह माय समझिए गॉड! 90 में से आप कह रहे हैं 90 इनेलो में खत्म हो सकती है? जजपा जजपा तो लगभग खत्म होने के कगार पे है क्योंकि दुष्यंत चौटाला। इतना गुस्सा है। देखिए दुष्यंत चौटाला जी की जजपा पार्टी जो पिछली बार 10 सीट लाई थी, जो किसान समुदाय था उसका सहारा लेके उसमें एक अचानक नए लड़के की लोकप्रियता उसका सहारा लेके और अब जिन लोगों ने सर माथे पे बैठाया था दुष्यंत चौटाला को रातों-रात, उनके मन में इतना गुस्सा है, गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं इस वक़्त तो। तो आप मैं इसका सब का ज़िक्र इसलिए कर रहा था कि 90 सीट में आप समझिए 8-10 सीट आप इस सब चीज़ों के लिए निकाल दीजिए, रेबेल, छोटी पार्टी, इन सब के लिए 8-10 सीट निकाल दीजिए, तो बच गई 80 के करीब सीट। अब बिल्कुल। 80 में अगर कांग्रेस लेती है 50-55 तो बीजेपी के पास तो 25 ही बची ना, और जी। ज़्यादा तो बचती नहीं है। और अगर कांग्रेस पहुँच गई मान लीजिए 60-65 पे, तो 15 ही बचती हैं और अगर कांग्रेस 70 पार कर गई, तो 10 भी नहीं बचेंगी। 10% वोट का जो फासला है, वो फासला आँख से देखने में कम महसूस होता है, लगता है कि हाँ, थोड़ा आगे है, इतनी भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी आगे है। लेकिन सीटों में उसका परिणाम ये होता है कि एक के जो हाथ में सिर्फ 1/4 बच जाती है, दूसरे को 3/4 ये फासला है। जी। तो इसलिए आपके जो पत्रकार बता रहे हैं और हर व्यक्ति इसलिए मैंने कहा किसी काले जादू की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्वे विद्या की ज़रूरत नहीं है। घूमिए, जनता से बात कीजिए। बीजेपी को जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया, मैं भी घूमा, मैं भी हरियाणा में घूमा क्योंकि घूमे बगैर और बिल्कुल जी। साधारण लोगों से बात किए बगैर मैं कुछ बोलने का साहस नहीं करता। इसलिए 8-10 दिन पहले मैंने कहा था नहीं अभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं ज़रा घूम जी। एक बात तय है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितने भी वोट मिले थे, उसमें से बीजेपी का वोट खिसक रहा है। लोकसभा ओह! चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस वोट की दृष्टि से बिल्कुल बराबर थे। अगर आप आम पीछे आदमी आ रहे पार्टी के वोट को भी कांग्रेस का वोट मान लें, तो बीजेपी का कोई आप समझिए वोट 1/4, 1/5, 1/6 जितना भी आप मान लें। बीजेपी का जो जितना वोट 46% वोट था, तो हैं। उसमें जहाँ कम 46 से कम कोई 10% के करीब बीजेपी का वोट गिर रहा है। हुँ? गिर रहा है। गिर के सारा कांग्रेस को नहीं जा रहा। गिर के इधर-उधर भी जा रहा है, रेबल्स में भी जा रहा है और कांग्रेस का वोट भी अगर कांग्रेस को मिलेगा तो कुछ गिरेगा। विधानसभा चुनाव में हमेशा गिरता भी है पार्टियों का वोट। बड़ी पार्टियों का जी। वोट थोड़ा-थोड़ा गिरता है विधानसभा में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है बीजेपी पर कांग्रेस का जो कोर वोटर है, वो उसे छोड़ देता है। जितने भी घूमे हमने तमाम लोगों से बात की। एक आधी जगह पे जहाँ कांग्रेस का बहुत ही खराब कैंडिडेट दे दिया है, रेबेल कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भई लोकसभा में कांग्रेस को दिया था लेकिन इस बार नहीं। लेकिन बतौर पार्टी कोई नहीं कह रहा कि भई इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट जबकि ऐसे जी। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया था, पर नहीं जी अब तो कांग्रेस की बारी है देखो। और एक ये जी। ज़मीन पे सेंस हो गया है कि अब तो कांग्रेस आ रही है। तो आ आखिर रहे में जो भिड़चाल वाला भी हो जाता है ना आखिरी 10 दिन के अंदर और वो जो एक भारत के वोटर का एक बहुत हैं। ही जी। विचित्र सा तर्क होता है कि देखो जी वोट वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जी कांग्रेस ही जीत रही है जी उसको ही देना है। तो वो वाला हुँ। तर्क भी अब कांग्रेस के पक्ष में काम करने लग गया है। इसलिए मुझे हैरानी जी। नहीं होगी अगर आखिरी दिनों में मामला और बढ़ता है। आखिरी दिनों में मामला और तेज़ हो, हवा और तेज़ हो और योगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो हवा है ये आँधी है या सुनामी है, ये तो आखिर में ही पता लगेगा लेकिन कांग्रेस का अपर एज है, ये योगेंद्र जी इस पर असर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आप हरियाणा की पॉलिटिक्स पर तो निगाह रखते ही हैं और क्योंकि आप हरियाणा से हैं, आप नेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं और जो लीडर्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं आपके ज़हन में रहते हैं। मोदी जी ने 2 रैलीज़ अब तक करी, फिर रैली उनकी शुरू हो रही है। पहली 2 रैलीज़ में नरेंद्र मोदी उनके रैलीज़ में क्राउड नहीं दिखा, मतलब कुछ कुर्सियाँ खाली थी, हमें विजुअल्स भी मिले।
अब मुझे थोड़ा-सा यकीन नहीं हुआ योगेन जी कि जिस मोदी ने 2013 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए थे, पहली रैली रेवाड़ी में करी थी, जहाँ से आप आते हैं। वहाँ इतनी भीड़ थी कि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रैली हाल-फिलहाल में हुई होगी। रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहीं से उन्होंने अपना एक तरह से आप कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड बना लिया हरियाणा को। आज जो आदमी लाखों की भीड़ ला रहा था, वो 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहा। मिस्टर मोदी डबल इंजन की सरकार, सब कुछ है उनके हाथ में। ऐसा क्या हो रहा है कि आज मोदी जी ही को सबसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा में? इसमें कोई शक नहीं है, वो चाहे मोदी जी हों, शाह साहब हों उस तरह का उत्साह जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि मैं आजकल ये भी कहता हूँ दीपक जी कि केवल रैली में संख्या के हिसाब से ना देखें, मतलब मैं दूसरी बात कहता हूँ वो ये कि रैली में किसी ने बहुत बड़ी संख्या जुटा ली, उससे लोकप्रियता आजकल साबित नहीं होती। वो उसकी मैनेजमेंट की स्किल्स का, उसके पैसे का, उसके संगठन का, इस सब का एक रिफ्लेक्शन होता है। और आजकल वो ज़माने चले गए जब लोग किसी नेता को सुनने जाया करते थे। अब कोई जाता नहीं है, लोग लाए जाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लाए जाने की कोशिश के बावजूद भी अगर आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, जब जी। सरकार आपकी, पैसा आपके पास, मीडिया आपके साथ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसके बावजूद आप जनता इकट्ठी ना कर पाएँ, तो फिर ये तो बिल्कुल एक स्पष्ट संकेत बन जाता है। मोदी जी समझदार आदमी हैं, राजनीतिक रूप से उनको भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम कुछ और हमले देखेंगे। एक बात मोदी जी के बारे में ज़रूर कहनी चाहिए उनकी प्रशंसा में, वो ये कि वो हारे हुए मैच में भी आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक बैटिंग करते हैं आखिरी। और अपनी गंभीरता से करते हैं, मैदान छोड़ते नहीं। तो और जो जी। उनका तरीका है, अब वो क्रॉस बैटेड खेलना उनका स्टाइल है, तो कुछ ज़रूर आने वाले दिनों में हिंदू-मुसलमान होने ही वाला है, पहले से मान के चल जी। सकते हैं। कुछ ना कुछ बड़ी बात ऐसी करने ही वाले हैं। जी। लेकिन शायद वो भी जानते हैं, इतनी राजनीति वो समझते हैं कि ये खेल जो है हाथ से फिसल चुका है। अब जो हाथ है से। वो भागते भूत की लंगोटी बचाने वाला खेल योगेश जी कह रहे हैं कि एक तरह की औपचारिकता उनको लग रही है और उनका मानना है कि मोदी जी को इल्म हो गया है, एहसास हो गया है कि हाथ से ये गेम निकल रहा है, गेंद निकल चुकी है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा मैं कांग्रेस पे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उसको भी पार्टी को भी आप ट्रैक करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आप ट्रैक करते हैं। कुमारी शैलजा एक बहुत बड़ी दलित फेस है, मैं तो कहूँगा हरियाणा नहीं, नॉर्थ इंडिया की और अगर आप महिला जोड़ दें तो फिर हिंदुस्तान में उनका नाम शुमार होता है दलित लीडर्स में। ये हमको मानना लेकर पढ़ी-लिखी हैं, एक्सपीरियंस हैं, बातचीत और राजनीति समझती हैं। कुमारी शैलजा का जो ये एक अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं मनमुटाव हुआ भूपेंद्र हुड्डा के साथ, जो एक हेवीवेट चीफ मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं वो। ये जो भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा था, यानी जाट वर्सेस दलित, इसको लोग कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने वहां पर जाकर कंप्रोमाइज करा दिया, दोनों को एक मंच पर लिया, क्या ये अदावत कम हो गई है योगेंद्र जी? क्या या फिर अब ये अदावत बढ़ेगी? या आपको लगता है कि एक सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो चुका है? देखिए दीपक जी, इसमें कोई अंदरूनी बात तो थी नहीं, ये सारी बातें अखबारों में थी, सारे को पता था और ये केवल 2 फैक्शन नहीं कई बार हरियाणा में तीसरे फैक्शन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के फैक्शन का भी ज़िक्र होता है। और अखबारों की बात माने तो इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हुड्डा जी के अधिकांश लोगों को टिकट मिले और जिस तरह से अखबार कहते हैं कि सुरजेवाला जी और शैलजा जी जिन कैंडिडेट्स पे आग्रह कर रहे थे, उनको जितनी उनकी अपेक्षा थी, जितना उनका दावा था, उससे कम उनको सीट उसके कारण खींचतान थी, शैलजा जी ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और बीच में कुछ बदतमीज़ी भी उनके साथ की गई। लेकिन हुड्डा जी ने तुरंत अपने आप को उससे दूर किया समझदारी से। तो ये सब बातें अखबारों में थी, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और एक बड़ी पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान होना अस्वाभाविक नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कुल मिलाकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चीज़ को एक बैलेंस कर दिया है, खत्म नहीं हुई ये बात। शैलजा जी का शायद आज भी बयान आया कि दिल मेरा बड़ा है और दिल को चोट भी बहुत पहुँची है, ऐसा बयान उनका आया। जी। तो ज़ाहिर है वो इस बात को कोई छुपा नहीं रहे हैं। सवाल केवल ये है कि क्या ये मनमुटाव, खींचतान उस स्तर पर पहुँची है कि ज़मीन पर साधारण वोटर को प्रभावित करे? मैं जब घूम रहा था मुझे ये दिखाई नहीं दिया। ये बात नेतृत्व तक पहुँची है, हो सकता है ऊपर लेवल के कार्यकर्ता तक भी पहुँची हो, लेकिन नीचे जो साधारण वोटर कांग्रेस को दलित समाज का वोट मिलता रहा है। एकमात्र नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था, लेकिन आज भी दलित वोटर का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास जाता है। उसमें कोई बहुत बड़ी सेंध लगी हो, उसमें बहुत बड़ी गिरावट इसकी वजह से आई हो, ऐसा मुझे खबर नहीं। और इसका दूसरा संतुलन एक और बात से हो गया है, वो ये कि बीजेपी में बहुत खींचतान है। अगर कांग्रेस के 20 बागी उम्मीदवार खड़े हुए, तो 15 बागी उम्मीदवार बीजेपी के भी खड़े हुए। तो इसलिए वो जो एकदम कॉन्ट्रास्ट बन सकता था ना, कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता, लेकिन बीजेपी अनुशासित पार्टी इत्यादि, वो कॉन्ट्रास्ट बना नहीं इस चुनाव में। तो फैक्टर ओके। है और कुछ जगहों पे असर ज़रूर पड़ेगा, आपने ठीक कहा।
शैलजा जी का एक कल है, उनकी एक स्वीकारोक्ति है, अपने पिताजी के ज़माने से, दलबीर सिंह जी की बेटी हैं और उनका एक मतलब बहुत आपको लगता है कुछ फ़र्क सम्मान पड़ेगा या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? कुछ है अ, थोड़ा-सा या बहुत छोटा फ़र्क पड़ेगा और बहुत कुछ छोटा इलाकों फ़र्क? में जो शैलजा जी के असर वाला इलाका है, पूरे हरियाणा के दलित वोटर में ये मैसेज गया हो और एक उनमें असंतोष पैदा हुआ हो, ऐसा मुझे ज़मीन पे दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर अगर ये बैकड्रॉप है कि जैसे थोड़ा-सा दलित फेस हैं कुमारी शैलजा, उनकी बन नहीं रही है, वो थोड़ा नाराज़ हैं। ऐसे में मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ये जो चंद्रशेखर नए उभरते नेता हैं दलितों के, इनको जिस तरह से वोट काटने के लिए अमित शाह ने छोड़ रखा है, क्या ये मायावती और चंद्रशेखर ये दलित वोट काट सकते हैं या इनका कोई असर होने वाला है नहीं? फिर कुछ स्थानीय इलाकों में हो जाता है, जहाँ अगर आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया जो कि असर डाल सकता है। लेकिन पूरे राज्य में असर होने की संभावना नहीं। चंद्रशेखर रावण ने तो गलत पार्टी का दामन सँभाल लिया है, जेजेपी जो इस वक़्त बिल्कुल डूबता हुआ जहाज जी, है हरियाणा की राजनीति में, उसको थाम लिया। खैर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। बसपा ने पहले की तरह इनेलो के साथ गठबंधन किया है। बसपा और इनेलो का गठबंधन नया नहीं है। हरियाणा में कई बार हो चुका है और जी। उससे कुछ इलाकों में जहाँ सिरसा की तरफ जहाँ इनेलो मजबूत है, हो सकता है 2-5 हज़ार वोट बसपा भी कंट्रीब्यूट वहाँ कर दे। मेवात की तरफ जहाँ बसपा की तरफ से कुछ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े रहते हैं, इनेलो की तरफ से रहते हैं, वहाँ भी कुछ मदद हो जाएगी। तो 2-4 जगह पे आप समझिए 5-7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में असर पड़ सकता है बसपा इनेलो गठबंधन का। लेकिन पूरे हरियाणा में दलित वोट में सेंध लगाने वाला काम या उसको डिवाइड करने वाला काम इस बार नहीं हो रहा है। बसपा हम वैसे भूल जाते हैं कि बसपा का ओरिजिन जिन राज्यों से हुआ, हरियाणा उनमें से। बसपा उत्तर प्रदेश में बाद में गई। हरियाणा में जो पहले ये डीएस-4 हुआ जी, करता था, डीएस-4 काशीराम पार्टी, मायावती जी। कांशीराम जी वगैरह का जो काम था, वो हरियाणा में पहले था। लेकिन पिछले कई सालों से बसपा हरियाणा में छोटी और छोटी फ़ोर्स होती गई है और उसका वो असर आज कतई नहीं, जो पहले हुआ करता। पहले हुआ करता था। एक और सवाल आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने जीटी रोड कहा कि जहाँ बड़े-बड़े शहर हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी आबादी है और मैं तो फरीदाबाद, गुड़गाँव, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर अम्बाला, ये जो शहर बड़े हैं हरियाणा के, यहाँ पर जो शहरी लोग रहते हैं, मिडल क्लास जिसे हम कहते हैं, जो बीजेपी के साथ जाती है, क्या ये जो मिडल क्लास है, इसका भी मोदी से मोह भंग हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? और ये शिफ्ट कर सकता है, कांग्रेस की तरफ वापस जा सकता है? जी, 2 बात याद रखनी होगी। एक तो ये कि हरियाणा में जो शहर हैं, वो उस तरह के शहर नहीं है जैसे महाराष्ट्र के शहर होते हैं या जैसा दिल्ली शहर है। हरियाणा के बड़े शहर आप देखिए रोहतक हुआ, भिवानी हुआ, हिसार हुआ, उनमें घूमते हुए आपको लगता है कि आप किसी गाँव के उसकी संस्कृति आज भी गाँव की है, समाज आज भी गाँव का है। तो ये गाँव के बड़े सुंदर बने हुए मकान वाले कॉलोनीज़ हैं, जिसमें गाँव के लोग बसते जी, हैं। तो एक तो मानसिकता की दृष्टि से वो उतने अलग नहीं, ये बात मतलब सही कल्चर नहीं बदला वहाँ पर। जी, कल्चर नहीं बदला। जो हरियाणा में मज़ाक करते हैं कि अभी भी एग्रीकल्चर ही है, कल्चर नहीं है। जी, वो मज़ाक चलता रहता है हरियाणा में। जी, ये बात सही है कि हरियाणा के शहरों में एक तो मिडल क्लास है, दूसरा फ़र्क ये है कि वहाँ थोड़ा-सा अगड़ा समाज ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर अगड़े-पिछड़े की लड़ाई उस तरह की नहीं है, क्योंकि जी। हरियाणा में जिसको सवर्ण समाज, अगड़ा समाज बोला जाता है, उसकी संख्या बहुत कम है और उसका वो सामाजिक दबदबा नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान के कुछ और इलाकों में है। जाट भी वहाँ पर सवर्ण माने जाते हैं, जी, तो एक मतलब तरह वो जी, एक तरह से मतलब वो एक जिसको तरह से सोशियोलॉजिस्ट लोग बोलते थे डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट डोमिनेंट का। कास्ट वो होती है जो कि आपका परंपरागत हायरार्की के हिसाब से आप उसको शूद्र बोलेंगे, क्योंकि वो सवर्ण पहले 3 वर्णों में नहीं है। लेकिन जिसके पास सामाजिक सत्ता है, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास राजनैतिक सत्ता है, तो हरियाणा के जाट हुए, महाराष्ट्र के मराठा हुए, कर्नाटका के वोकलिगा और लिंगायत हुए या यहाँ आंध्र प्रदेश और वहाँ पे कम्मा और रेड्डी हुए। टेक्निकली ये पहले 3 वर्ण में नहीं आते, लेकिन वहाँ जाइए तो यही तो है, इनके अलावा और है कौन? उनका जो दबदबा जी, है। तो डोमिनेंट है। हरियाणा में जो जाट समाज का दबदबा है, वो केवल गाँव में नहीं है, शहरों में भी उसका काफ़ी असर है। तो पहला तो हरियाणा में गाँव-शहर में उस तरह का अंतर नहीं है, जो कि बाकी राज्यों में आपको दिखाई देता है। और दूसरा ये कि शहरों में भी जो मिसगवर्नेंस वो बहुत हुआ है और पिछले कुछ समय में लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, बहुत एक बड़े इश्यू के रूप में उभरा है। हरियाणा का जो गरीब है, वो एक हरियाणा सरकार ने कुछ योजनाएँ बनाई थी, जिसमें से एक योजना थी फैमिली कार्ड की। अब आधार कार्ड तो इस देश में सबने बनवा लिया। हरियाणा में आधार कार्ड के अलावा एक फैमिली आईडी और इंट्रोड्यूस की गई है। तो आपको बताना होता है, अपने-अपने आधार कार्ड को लिंक करना होता है, ताकि आपकी एक फैमिली बनेगी। फिर उसमें आपकी इनकम दर्ज की जाती है, उसमें आपका सब कुछ दर्ज किया जाता है। अच्छी चीज़ है, स्कीम अच्छी रही होगी, एक ज़माने में विचार ठीक रहा होगा। जी, लेकिन उसको कंपल्सरी बना दिया हर चीज़ के लिए, पेंशन लेनी है तो फैमिली आईडी ला के ले आओ, छात्रवृत्ति लेनी है फैमिली आईडी लाओ। अब वो सबसे बड़ी मुसीबत बन गई।
और शहरी इलाकों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बेहद परेशान हैं इन सब चीज़ों से। तो शहरों में भी आज बीजेपी के राज को लेके गहरा असंतोष है। तो ये बात ज़रूर है कि मतलब अपेक्षाकृत आप ये कहना बीजेपी की चाह रहे हैं कि परफ़ॉर्मेंस जो थोड़ा-सा बेहतर होगी। खट्टर साहब ऑनलाइन हरियाणा को लाने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन हो गए। जी, जी, खट्टर जी, जी, साहब बिल्कुल आपने अच्छा जी, बोला ये बिल्कुल ये बीजेपी ऑफ़लाइन हो गई है। ऑफलाइन हो सरकार गई ऑनलाइन ऑनलाइन। चलाते-चलाते किसान परेशान है कि हर फसल के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। अब ये देखिए ये इस ऑनलाइन करने में ये कहना कि आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन भी खोल दिया अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि ऑनलाइन ही से रास्ते से आएँगे, जहाँ कंप्यूटर नहीं, जहाँ ये जानकारी नहीं, उस तरह की पढ़त-लिखत नहीं, उसके ऊपर ये लाद देना, ये चंडीगढ़ में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स के लिए अच्छा है, लेकिन समाज तो इसे पसंद नहीं करता। जी, जी, सही कह रहे हैं। एक एक असली सवाल पर मैं आ रहा हूँ। असली सवाल मेरा ये है कि जितने लोगों से अभी तक मैंने बात करी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे पत्रकार हों, सबका मोटा-मोटा यही मानना है कि भाई कांग्रेस को एज है, कांग्रेस जीत रही, बीजेपी की हालत ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ अगर मैं इन सारे इनपुट्स पर एक कन्क्लूज़न निकालूँ, निष्कर्ष निकालूँ तो ये है कि साहब मोदी के हाथ से हरियाणा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर जो परफॉर्मेंस मोदी जी की अभी थी लोकसभा के चुनाव में 4 जून को जो नतीजे मोदी जी के पक्ष में नहीं गए, 240 पर आ गए, बैसाखियों का उनको सहारा लेना पड़ा और उसके बाद ये हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में तो खैर बात ही ना करें, वहाँ तो और भी ज़्यादा हालत खराब है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा ये 2 राज्य मोदी के हाथ से निकलते हैं, तो योगेंद्र जी ये मोदी को आप फिर कहाँ खड़ा पाते हैं आप? इफ लूजिंग 2 स्टेट्स हरियाणा, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में सच बात ये है कि कश्मीर वैली में तो बीजेपी कॉन्टेस्ट में ही नहीं है। देश जी, को कहने के लिए, डायलॉग देने के लिए बहुत अच्छा है, 370 से ये हो गया है, पूरा कश्मीर वैली एकदम खुश है, जनता हमारे साथ है। लेकिन सच्चाई उस दिन पता लग जाती है जब आप अपना कैंडिडेट नहीं दे सकते वहाँ पे जनता इतनी साथ है आपके। 370 से आपने बिल्कुल बहार जी, ला दी है वैली के अंदर, तो वैली में अपने उम्मीदवार खड़ा कर दो ना, लोग गले लगा-लगा के उसको एमएलए बनाएँगे। हिम्मत नहीं होती इनका अपना कैंडिडेट देने की, तो असलियत तो पता उस दिन लग जाती है। तो खैर, वहाँ जब आप वैली में कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे सीरियसली, तो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी वगैरह लाने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जो और कुछ भी और जम्मू में भी क्या हुआ है, शुरू में जम्मू के हिंदू को लगा, वो उसी उत्साह में था कि हाँ भाई ठीक है 370 आ गया, ये हो गया, सबक सिखा दिया। बाद में उसे पता लगा कि इसका शिकार तो मैं भी हूँ। मुझे भी 370 के चलते विशेष नागरिकता थी, जम्मू के हिंदू को विशेष अधिकार थे, ज़मीन पे, सब चीज़ों के। और जब बाहर के लोगों ने आके जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदनी शुरू की, तो वो संपत्ति श्रीनगर में जाके नहीं खरीद रहे, कश्मीर वैली में नहीं खरीद रहे। सारा बाहरी लोगों का आगमन तो जम्मू में हो रहा है। तो इसलिए जम्मू में भी अत्याचार शुरू हुई है। खैर तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने का खास मतलब नहीं होता है। जी, वो अपने दूसरे इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज़ की मदद से वहाँ पे कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में अगर कांग्रेस 45-50 सीट लाती है तो फिर भी बीजेपी हार मान लेगी। ठीक है यार, वैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ था वही रिपीटेशन। जी, लेकिन अगर ये मामला 55-60 या इससे आगे बढ़ता है, तो जो राजनीति समझने वाले लोग हैं वो कहेंगे यार लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से आपकी गाड़ी जो है डाउन जा रही है। ये ओके, देखिए राजनीति शेयर मार्केट की तरह होती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका स्टॉक अप है कि डाउन? अब 5% है या 8% है, 15% है, फ़र्क नहीं पड़ता। अप हो के डाउन हो, इससे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट डिसाइड कर देती है कि फलाँ कंपनी तो डाउन जा रही है। तो हरियाणा में अगर कांग्रेस 55-60 या इसके ऊपर निकलती है, तो मैसेज क्लियर होगा कि भई लोकसभा चुनाव के बाद भी आपके डूबने का सिलसिला जारी है। ये मैं दावा कर दूँ कि हरियाणा के आधार पे मोदी सरकार डगमगा जाएगी, वो बात सही नहीं होगी। क्योंकि हरियाणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र का है। तो वज़न के महाराष्ट्र में भी हिसाब अगर से कहीं महाराष्ट्र और में भी कश्ती डूबी फिर क्या योगेंद्र जी, फिर क्या होने जा रहा है? महाराष्ट्र में भी कश्ती डूबेगी और झारखंड, राजनीतिक बैलेंस की दृष्टि से झारखंड इसलिए महत्वपूर्ण है, चूँकि झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे थी, है ना? हरियाणा में ओके, बराबर थी। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए हारा था। तो महाराष्ट्र जी, में हारा तो वो कह देंगे देखिए लोकसभा में तो हारे ही थे, वही वाला रिज़ल्ट आया है। हालाँकि वज़न बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र का और याद रखिए महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई जी, से अगर आप हारते हैं, मुंबई आपके हाथ से निकल गई, जब बैंगलोर निकल चुका है, हैदराबाद निकल चुका है और उसके बाद मुंबई भी हाथ से निकल जाए, इसका एक अपना विशेष महत्व होता है। ये सब होगा। झारखंड का महत्व ये होगा कि झारखंड में देखेंगे कि जहाँ आप लोकसभा में आगे थे, वहाँ भी अगर आप फिसल जाते हैं, तो कुल मिला के ये जो सिंकिंग शिप वाली जो फीलिंग वो जी, बनेगी। हालाँकि मेरी अपनी समझ ये है दीपक जी, कि इन चारों चुनावों से पॉलिटिकल मैसेज तो जाएगा, लेकिन मोदी जी का काउंटडाउन इन 4 चुनाव के बावजूद भी शुरू नहीं हुआ। चूँकि अंततः अभी तो सरकार बनी है, 6 महीने हैं अभी तो या बनी। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा अगले साल बिहार का, ओके, क्योंकि बिहार में बीजेपी जीती है, खूब धड़ल्ले से जीती है और अगर एनडीए हार जाता है बिहार का चुनाव, जो असंभव नहीं, अगर एनडीए बिहार का चुनाव हार जाता है, तो उससे अगले दिन मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू ओके, ये जो चुनाव काउंटडाउन है बिगिन्स। उसका एक एक बैकग्राउंड बनाना शुरू कर रहे हैं और इस चुनाव को कोई भी राजनीतिक
पर्यवेक्षक, देखिए जम्मू कश्मीर का लोग कहेंगे कि वहाँ की विशेष परिस्थिति है और उसको भारत के बाकी उत्तर भारत के बैरोमीटर के रूप में जम्मू कश्मीर को कोई नहीं देखेगा। लेकिन हरियाणा को तो देखेंगे। हरियाणा में अगर आप हारते हैं, जी, किसान की वजह से हारते हैं, जवान की वजह से हारते हैं, तो ये तो बाकी पूरे उत्तर भारत के लिए संकेत के रूप में देखा जाएगा। जी, तो ये महत्व है जिससे सरकार के जो परसेप्शन स्टॉक मार्केट का जो परसेप्शन है पॉलिटिकल स्टॉक मार्केट जी, का, अप या डाउन ये तय अप होगा या डाउन। हरियाणा। बहुत-बहुत शुक्रिया और बड़ी अहम बातें आज दोस्तों योगेन जी ने कही। एक तो बात उन्होंने कही हरियाणा उन्होंने कहा कि भई अपर हैज है, हवा है, अब ये हवा आँधी में तब्दील होगी, सुनामी में तो आखिर में पता लगेगा, लेकिन एक अपर एज कांग्रेस का है। जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा तरजीह योगेन जी ने नहीं दी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब उसकी क्या बात करें, छोड़िए खैर। तो जम्मू कश्मीर में भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र जाता है तो मुंबई जाएगी, बड़ा शहर जाएगा हैदराबाद की तरह। और झारखंड अगर जाता है तो झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया तो एक पहला नतीजा आएगा कि नहीं साहब जहां आपने अच्छा किया था वहां भी आप खराब कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो इससे निकल के आती है कि अगर अगले साल बिहार चला गया जहां पर इस वक्त नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार है, अगर बिहार जाता है अगले साल देन अ काउंट डाउन कैन बिगिन, ये योगेंद्र जी ने कहा है। योगेंद्र जी आप इस कार्यक्रम में आए इस मसरूफियत के बावजूद और दोस्तों को हमारे आपने प्यार दिया और बहुत सी बातें आपने बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले जो बड़े क्रूशल दिन हैं ये मोदी जी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, आप उसमें भी ज़रूर हमारे इस शो में आएँगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।